यादव वंश। यादव वंश की स्थापना विल्लम पंचम ने की थी और इस वंश की राजधानी देवगिरी या दौलताबाद थी, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यह है यादव वंश के प्रमुख शासक। यादव वंश का संस्थापक विल्लम पंचम था। यह शुरू में चालुक्यों के सामंत हुआ करते थे। 1173 ईस्वी में चालुक्यों की शक्ति क्षीण होने पर इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। 1187 में अंतिम चालुक्य शासक सोमेश्वर चतुर्थ को पराजित कर इन्होंने कल्याणी पर अधिकार कर लिया। द्वार समुद्र में यादव वंश की एक अन्य जाति शासन कर रही थी, जिसे होयसल कहते थे। होयसल राजा वीर बल्लभ द्वितीय ने उत्तर की ओर अपनी शक्ति का विस्तार किया और यादव वंश के संस्थापक भिल्लम पंचम पर आक्रमण किया। इन दोनों के बीच युद्ध होता है, जिसमें भिल्लम पंचम की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जयपाल प्रथम शासक बनते हैं। इन्होंने यादव वंश की शक्ति को पुनः स्थापित किया। क्योंकि होयसलों ने कल्याणी और देवगिरी पर स्थायी रूप से शासन करने का प्रयत्न नहीं किया था, इसलिए जयपाल को फिर से अपने राज्य को उत्कर्ष करने का अवसर मिल गया था। जयपाल प्रथम के बाद राजा सिंहड़ शासक बनते हैं। यह जयपाल के पुत्र थे। यह इस वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे। इनके दरबार में सारंगधर कवि रहते थे, जिन्होंने संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना की थी। राजा सिंहड़ ने वीर भल्लाल द्वितीय को पराजित किया था। इन्होंने गुजरात व मालवा की विजय की और सिलाहार व कदम्बों की विजय की थी। राजा सिंहड़ ने कावेरी के तट पर विजय स्तंभ का भी निर्माण करवाया था। राजा सिंहड़ के बाद राजा कृष्ण शासक होते हैं और राजा महादेव शासक होते हैं। राजा सिंहड़ के बाद उनके पोते कृष्ण और कृष्ण के बाद उनके भाई महादेव शासक बनते हैं। इन राजाओं के समय में कोल्हापुर के सिलाहार और गुजरात के राजाओं के साथ इनका युद्ध जारी रहा था। इसके बाद इस वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक राजा रामचंद्र थे। यह यादव वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक थे। 1309 ईस्वी में उनके राज्य पर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने आक्रमण किया। रामचंद्र ने मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उनकी स्वाधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार यादव वंश का इतिहास समाप्त होता है। यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का संस्थापक विल्लम पंचम था और इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक राजा रामचंद्र थे। अब हम होयसल वंश के बारे में पढ़ेंगे। होयसल वंश की स्थापना किसने की थी? विष्णुवर्धन ने। और इस वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी, जो कि मैसूर के कर्नाटक में स्थित है। द्वार समुद्र को हलीविक नाम से भी जाना जाता है। यह है होयसल वंश के प्रमुख शासक। होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। यह इस वंश का पहला स्वतंत्र शासक था। इससे पहले के शासक चालुक्यों के सामंत रहे हैं। विष्णुवर्धन की रानी का नाम सांदला देवी था, जो जैन धर्म की अनुयायी थी। इन्होंने चोल, पांच व मालाबार क्षेत्र में विजय प्राप्त की थी और विष्णुवर्धन ने वेलूर में चिन्ना केसा मंदिर का भी निर्माण करवाया था। इसके बाद नरसिंह प्रथम शासक बनते हैं। यह विष्णुवर्धन के पुत्र थे। नरसिंह नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में अनेक विद्रोह हुए थे। इसके बाद भल्लाल द्वितीय शासक बनते हैं। इन्होंने अमृतसर मंदिर का निर्माण करवाया था और भल्लाल द्वितीय ने यादव वंश के शासक विल्लम पंचम की हत्या कर दी थी। इसके बाद नरसिंह द्वितीय शासक हुए। यह भल्लाल द्वितीय के पुत्र थे। नरसिंह द्वितीय का यादव व पांडवों से निरंतर संघर्ष चल रहा था। नरसिंह द्वितीय के बाद सोमेश्वर शासक बनते हैं। सोमेश्वर के समय में इनका राज्य दो भागों में विभाजित हो गया था। एक भाग नरसिंह तृतीय के हाथ में चला गया था और एक रामनाथ के। इसके बाद नरसिंह तृतीय शासक हुए। नरसिंह तृतीय के काल में इनका संघर्ष यादव, काकतीय और इनके भाई रामनाथ से चल रहा था। नरसिंह तृतीय के बाद अगला महत्वपूर्ण शासक भल्लाल तृतीय बने थे। इन्होंने 1300 में रामनाथ को पराजित किया था, लेकिन 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर ने इनको पराजित कर दिया था। इस प्रकार होयसल वंश का स्वतंत्र इतिहास समाप्त होता है। होयसल वंश का पहला स्वतंत्र शासक विष्णुवर्धन था और अंतिम स्वतंत्र शासक भल्लाल तृतीय था और इसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। अब हम कदम्ब वंश के बारे में पढ़ेंगे। कदम्ब वंश की स्थापना मयूर वर्मन ने की थी, जो कि एक ब्राह्मण वंश था और इस वंश की राजधानी वनवासी या व्यंजनगिरी हुआ करती थी, जो कि कर्नाटक में स्थित है। यह है कदम्ब वंश के प्रमुख शासक। मयूर वर्मन इस वंश का पहला स्वतंत्र शासक था और इन्होंने पल्लवों से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। इसके बाद उनका पुत्र कंग वर्मन शासक बनता है। इस पर वाकाटक वंश के विंध्य शक्ति ने आक्रमण किया था और इसके कुछ भाग पर अधिकार कर लिया। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण शासक काकुस्थ वर्मन बनता है। काकुस्थ वर्मन कालांतर में थोड़ा शक्तिशाली शासक हुआ था और इसने अपनी राज्य सीमा का विस्तार किया था। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण शासक रवि वर्मन बनता है। रवि वर्मन ने अपनी राजधानी पालासिक या हालसी को बनाई थी और पल्लव व गंग से युद्ध किया था। अब हम गंग वंश के बारे में पढ़ेंगे। गंग वंश की स्थापना वज्रहस्त पंचम ने की थी और लेखों में गंग वंश का संस्थापक कोकड़ी वर्णन को बताया गया है। गंग वंश की राजधानी कोबलाल और टलकान थी, जो कि कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। गंग वंश की स्थापना वज्रहस्त पंचम ने की थी, जबकि लेखों में इसका संस्थापक कोकड़ी वर्णन को बताया गया है। इसकी राजधानी कोबलाल व टलकान थी, जो कि कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। यह है गंग वंश के स्वतंत्र शासक। गंग वंश की स्थापना कोकड़ी वर्णन ने की थी और इसे माधव प्रथम भी कहते थे और इसकी राजधानी कोबलाल थी। गंग वंश का अगला महत्वपूर्ण शासक माधव द्वितीय था, जिन्होंने दंत सूत्र पर टीका लिखा है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण शासक हरिवर्मन हुए। इन्होंने अपनी राजधानी तलकान या तलवर कुल को बनाया था। इसके बाद दुर्विनीत शासक बनते हैं। दुर्विनीत जैन आचार्य पूज्यवाद के शिष्य थे और इन्होंने शब्दावतार ग्रंथ की रचना की थी। इन्होंने क्रादा अर्जुनियम पर टीका भी लिखा था और बृहत कथाता का संस्कृत अनुवाद किया था। इसके बाद सिरमार शासक हुए और सिरमार के बाद श्री पुरुष शासक बनते हैं। श्री पुरुष ने अपनी राजधानी मान्यपुर को बनाया था और इस वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक सुमार द्वितीय माने जाते हैं। इन्होंने गत शतक ग्रंथ की रचना कन्नड़ भाषा में की थी। आगे चलकर गंग वंश पर चोलों ने अधिकार कर लिया था। इस प्रकार गंग वंश का स्वतंत्र इतिहास समाप्त होता है।
अब हम काकतीय वंश के बारे में पढ़ेंगे। काकतीय वंश की स्थापना बीटा प्रथम ने की थी और इस वंश की राजधानी अमकोंडी थी, जो कि तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। यह है काकतीय वंश के शासक। काकतीय वंश का प्रथम शासक बेतराज को माना जाता है। उसके बाद अगले महत्वपूर्ण शासक पूर्णराज प्रतापरुद्र द्वितीय महादेव हुए। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा गणपति था। यह इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था और इन्होंने अपनी राजधानी वारंगल को बनाया था। गणपति की पुत्री का नाम रुद्रमा देवी था, जो अगली शासिका बनती हैं। मार्को पोलो ने रुद्रमा देवी की प्रशंसा भी की थी। इसके बाद अगले महत्वपूर्ण शासक प्रतापरुद्र द्वितीय हुए, जो कि अंतिम शासक थे। प्रतापरुद्र द्वितीय के समय में मलिक काफूर ने इनके राज्य पर आक्रमण किया और इस पर अधिकार कर लिया। दक्षिण भारत का इतिहास। दक्षिण भारत का इतिहास हम 2 चरणों में पढ़ते हैं। एक चरण में हम संगम काल के बारे में पढ़ते हैं, जबकि दूसरे चरण में हम दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़ते हैं। संगम काल का टाइम पीरियड 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के मध्य माना जाता है और दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों का टाइम पीरियड 500 से 1200 ईस्वी के मध्य माना जाता है। संगम काल में हम मुख्यतः चेर, चोल और पांड्य राज्यों को पढ़ते हैं, जबकि दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में हम राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव और चोल वंश को पढ़ते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ पल्लवों के बारे में पढ़ेंगे। पल्लवों का क्षेत्र मुख्यतः दक्षिणी आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु में फैला हुआ था और जिस समय पल्लव राजवंश चल रहा था उस समय वातापी के चालुक्यों का भी टाइम पीरियड चल रहा था। जब पल्लवों का अंत हो जाता है तो पल्लवों के स्थान पर चूल नामक नए राजवंश का उदय होता है। हम सिर्फ अभी पल्लव वंश के बारे में देखेंगे। पल्लव वंश के संस्थापक सहविष्णु थे और पल्लव वंश का विस्तार दक्षिणी आंध्र प्रदेश से उत्तरी तमिलनाडु तक था। पल्लव वंश की राजधानी कांची या कांचीपुरम थी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। इक्ष्वाकुओं को अपदस्थ कर उनकी जगह पर पल्लव आए थे और पल्लव को लता का वाचक कहा जाता है। यह है पल्लव वंश के प्रमुख शासक। पल्लव वंश का संस्थापक सहविष्णु था। सहविष्णु के बाद महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय शासक हुए। इस वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन हुआ। इन सभी शासकों को हम नेक्स्ट स्लाइड में एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम सहविष्णु के बारे में पढ़ेंगे, जिसका शासनकाल 575 से 600 ईस्वी के मध्य में था। यह पल्लव वंश का संस्थापक था। सहविष्णु के पिता का नाम सहवर्मन था और जो सहवर्मन था इसके 2 पुत्र थे, एक था सहविष्णु और दूसरा था भीमवर्मन। इनमें से सहविष्णु ने पल्लव वंश की स्थापना की थी। सहविष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी और यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। सहविष्णु की दरबारी कवि का नाम भारवी था और भारवी ने किराता अर्जुनियम की रचना की थी। किराता अर्जुनियम की रचना किसने की थी? कवि भारवी ने। सहविष्णु ने आदि बराह गुफा मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि तमिलनाडु के मामल्लपुरम में स्थित है। सहविष्णु के बाद महेंद्र वर्मन प्रथम शासक हुआ, जिसका शासनकाल 600 से 630 ईस्वी के मध्य में था। यह सहविष्णु का पुत्र था और इसी के समय में पल्लव चालुक्य संघर्ष प्रारंभ हुआ था। जो वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय थे, इनका युद्ध महेंद्र वर्मन प्रथम के साथ होता है। इस युद्ध में महेंद्र वर्मन प्रथम की हार होती है, जबकि पुलकेशन द्वितीय जीत जाते हैं। महेंद्र वर्मन प्रथम संगीतक रुद्रचार का शिष्य था। इसने अनेक उपाधि धारण की थी, जैसे विचित्र चित्र, गुणभर, ललितांकुर, शत्रुमल्ल आदि उपाधि। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मध्य विलास प्रसन्न नामक ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ में उन्होंने कपाक्षियों और भिक्षुओं पर व्यंग्य कसा था। महेंद्र वर्मन प्रथम प्रारंभ में जैन धर्म के अनुयायी हुआ करते थे, लेकिन बाद में संत अय्यर के प्रभाव में आकर उन्होंने शैव धर्म को अपना लिया। महेंद्र वर्मन प्रथम के बाद नरसिंह वर्मन प्रथम शासक हुए, जिनका शासनकाल 630 से 668 ईस्वी के मध्य में था। यह इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी के चालुक्य वंश के शासक पुलकेशन द्वितीय को परिमाल, सूरमाल और मलमंगलम के युद्ध में पराजित किया था और इसने अपनी पिताजी की हार का बदला लिया था। इसके साथ ही इसने चालुक्य राजधानी वातापी पर भी अधिकार कर लिया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशन द्वितीय को 3 युद्ध में पराजित किया था और चालुक्य राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया और विजय के बाद वातापी कोट व मामल्य की उपाधि धारण की थी। इसी के समय में चीनी यात्री हेनसोंग कांचीपुर आता है। हेनसोंग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था और वह उत्तर भारत होते हुए दक्षिण भारत आया और जब यह पल्लव राजवंश में आया तो उस समय नरसिंह वर्मन प्रथम का कार्यकाल चल रहा था। इसने मामल्लपुरम या महाबलीपुरम नगर की स्थापना की थी। मामल्लपुरम या महाबलीपुरम नगर की स्थापना किसने की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। इसमें नरसिंह वर्मन प्रथम ने एकाश्म मंदिर और धर्मराज मंदिर का भी निर्माण करवाया था। एकाश्म मंदिर को रथ मंदिर कहा जाता है और रथ मंदिरों में कुल 7 रथ हैं और जो नरसिंह वर्मन प्रथम है इसी मामल्य शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। इसके बाद महेंद्र वर्मन द्वितीय शासक हुए, जिनका शासनकाल 668 से 670 ईस्वी के मध्य में था। पल्लव चालुक्य संघर्ष में उसे चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय के पुत्र विक्रमादित्य द्वितीय ने हराकर इसकी हत्या कर दी। महेंद्र वर्मन द्वितीय की हत्या किसने कर दी थी? विक्रमादित्य प्रथम ने। इसके बाद परमेश्वर वर्मन प्रथम शासक हुआ, जिसका शासनकाल 670 से 700 ईस्वी के मध्य में था। इसने लोकादित्य, एकमल्ल, रणजय, अनंतकाम, उग्रदंड, गुरभाजन और विद्याविनीत की उपाधि धारण की थी। यह एक शैवव्रत था। इसने विक्रमादित्य प्रथम के साथ अनेक युद्ध लड़े थे, लेकिन इन युद्धों का कोई भी परिणाम नहीं निकला था। परमेश्वर वर्मन प्रथम ने मामल्लपुरम में एक गणेश मंदिर का भी निर्माण करवाया था।
इसके बाद नरसिंहवर्मन द्वितीय शासक हुआ, जिसका शासनकाल 700 से 730 ईस्वी के मध्य में था। नरसिंहवर्मन द्वितीय ने राजा सिंह, आगम प्रिय और शंकर भक्त की उपाधि धारण की थी। राजा सिंह का अर्थ होता है राजाओं में सिंह, आगम प्रिय का अर्थ होता है शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त का अर्थ होता है शिव का उपासक। नरसिंहवर्मन द्वितीय की दरबारी कवि दंडी थे, जिन्होंने 10 कुमार चरित्र की रचना की थी। इसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर और महाबलीपुरम के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। जो कैलाशनाथ मंदिर है, इसी दक्षिण में द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत मानी जाती है। कांची के कैलाशनाथ मंदिर से दक्षिण में द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी। नरसिंहवर्मन द्वितीय का कार्यकाल सामान्यतः शांतिपूर्ण रहा था और इसने 1720 में एक दूत मंडल चीन भी भेजा था। इसके बाद परमेश्वर वर्मन द्वितीय शासक हुआ, जिसका शासनकाल 730 से 740 ईस्वी के मध्य में था। इसको चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय के साथ अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी। जब उन्होंने इस अपमानजनक संधि को करने से मना किया तो चालुक्य के सहयोगी गंग वंश के शासक ने इसकी हत्या कर दी। इसके बाद नंदीवर्मन द्वितीय शासक हुए, जिसका शासनकाल 740 से 800 ईस्वी के मध्य में था। इनके समय काल में सत्ता के लिए गृह युद्ध छिड़ गया था। तब भीम वंश के शासक नंदीवर्मन ने पल्लवों की सैन्य शक्ति को पुनः संगठित किया और कांची को चालुक्यों की अधीनता से मुक्त कराया। नंदीवर्मन को राष्ट्रकूट के संस्थापक दंतीदुर्ग ने 750 ईस्वी में पराजित किया था, लेकिन बाद में एक संधि के तहत दंतीदुर्ग ने अपनी पुत्री रेवा का विवाह नंदीवर्मन से करा दिया। नंदीवर्मन ने कांची में मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण करवाया था। नंदीवर्मन ने कौन कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर। इसके बाद अपराजित वर्मन शासक हुआ, जिसका शासनकाल 880 से 903 ईस्वी के मध्य में था। यह पल्लव वंश का अंतिम शासक था और 9वीं शताब्दी में पल्लवों के अवशेषों पर चोल वंश का उदय होता है। इस वीडियो के बाद हम चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे। चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी। चोल वंश की स्थापना विजयालय ने 9वीं शताब्दी में पल्लवों के अवशेषों पर की थी। चोल वंश की राजधानी तंजौर या तंजावर हुआ करती थी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, और तंजौर के वास्तुकार राजराज पेरुथच्चन थे। चोल वंश की राजभाषा तमिल व संस्कृत थी। चोल वंश की अनेक राजधानियां थीं, जैसे पुहार, उड़ैयूर और गंगकोंड-चोलपुरम। यह सभी आपको याद रखना है। चोल वंश के बारे में हमें जानकारी मुख्यतः इनके अभिलेखों और साहित्य से प्राप्त होती है। जैसे इस वंश के बारे में हमें जानकारी राजराजा प्रथम के तंजौर मंदिर लेख, राजराजा तृतीय के त्रिवेदीपुरम लेख और राजाधिराज प्रथम के मणिमंगलम लेख से प्राप्त होती है। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ महावंशम, कवि सेकिलार की कृति पेरुयम पुराणम, बौद्ध विद्वान विश्वामित्र की कृति वीरशैल्यम और जैन विद्वान तृप्तदेवर की कृति जीवक चिंतामणि से इस वंश के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। यह है चोल वंश के शासक। सबसे पहले चोल वंश चलता है, उसके बाद चोल चालुक्य वंश का उदय होता है। चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी। उसके बाद आदित्य प्रथम, परांतिक प्रथम, सुंदर चोल, परांतिक द्वितीय, राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, वीर राजेंद्र और अधिराजेंद्र शासक हुए। अधिराजेंद्र के बाद चोल चालुक्य का उदय होता है, जिसको भी हम देखेंगे। इन सभी शासकों को हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सबसे पहले हम विजयालय के बारे में पढ़ेंगे। इसका शासनकाल 850 से 871 ईस्वी के मध्य में था और यह चोल वंश का संस्थापक था। और जो विजयालय था, यह प्रारंभ में पल्लवों की सामंत हुआ करते थे। विजयालय ने अपनी राजधानी तंजौर को बनाया था और तंजौर को उसने पल्लवों के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करके बनाया था। इस विजय के बाद उसने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। जो विजयालय की प्रारंभ में राजधानी थी, वह उड़ैयूर हुआ करती थी, लेकिन विजयालय ने तंजौर को जीत लिया और वहां अपनी राजधानी बनाया था। और तंजौर में उन्होंने निशुंभ सुधनी देवी मंदिर का भी निर्माण करवाया था। विजयालय के बाद आदित्य प्रथम शासक बनता है, जिसका शासनकाल 871 से 907 ईस्वी के मध्य में था। यह चोल वंश का वास्तविक संस्थापक था और जो आदित्य प्रथम था, यह विजयालय का पुत्र था। इसने पल्लवों के अंतिम शासक अपराजित वर्मन को पराजित किया था और जीत के बाद कोदंडराम की उपाधि धारण की थी। आदित्य प्रथम ने भी तंजौर में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था। आदित्य प्रथम के बाद परांतिक प्रथम शासक हुआ, जिसका शासनकाल 907 से 950 ईस्वी के मध्य में था। इसने पांड्य राजाओं को पराजित किया था और विजय के बाद मदुरई कुंज की उपाधि धारण की थी। परांतक प्रथम ने वेलूर के युद्ध में श्रीलंका और पांड्य राजाओं को पराजित किया था। पांड्य प्रथम का कृष्ण तृतीय के साथ तत्कुलम का युद्ध होता है। इस युद्ध में कृष्ण तृतीय जीत जाता है, जबकि परांतक प्रथम हार जाता है। परांतक प्रथम ने तंजौर में चिदम्बरम मंदिर का भी निर्माण करवाया था और इसमें स्थित नटराज प्रतिमा के ऊपर सोने की छत का निर्माण करवाया। परांतक प्रथम के बाद सुंदर चोल और परांतक द्वितीय शासक हुए, लेकिन यह उतने महत्वपूर्ण शासक नहीं थे। इसके बाद राजराजा प्रथम शासक हुआ, जिसका शासनकाल 985 से 1014 ईस्वी के मध्य में था। यह चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था और इसने जयकुंज, चोल मार्तंड और मुम्मादी चोल देव की उपाधि धारण की थी। राजराजा प्रथम ने अनेक विजय की थी। राजराजा प्रथम ने चीर शासकों की नौसेना को कंडियूर में पराजित किया था और विजय के बाद कंडियूर सालेकमरु की उपाधि धारण की थी। इसने श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को पराजित किया और श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया। इसने श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर से पोलन रुबा स्थापित की थी और राजराजा प्रथम ने पोलन रुबा का अन्य नाम जयनाथ मंगलम रख दिया था।
राजराजा प्रथम ने श्रीलंका की राजधानी पोलैंडोवा का अन्य नाम क्या रख दिया था? जयनाथ मंगलम। इसने पोलैंडोवा में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया और शिव पादशिका की उपाधि धारण की थी। ऐसा कहा जाता है कि राजराजा प्रथम ने 1200 द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी और विजय के बाद दक्षिण एशिया की व्यापार पर अधिकार स्थापित कर लिया था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। राजराजेश्वर शिव मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो पूर्णतः ग्रेनाइट से बना हुआ है। राजराजा प्रथम ने एक दूत मंडल भी चीन भेजा था और इसे इतिहास के लेखन की विशिष्ट कला ऐतिहासिक प्राकलन को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। राजराजा प्रथम ने भूमि सर्वेक्षण भी करवाया था और स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। राजराजा प्रथम के बाद राजेंद्र प्रथम शासक बनता है, जिसका शासनकाल 1014 से 1044 ईस्वी की मध्य में था। यह शैव संत ईशान शैव का शिष्य था। राजेंद्र प्रथम ने वीरराजेंद्र, गंगे कोंडचोल, पंडित चोल और मुंडी गुंडी की उपाधि धारण की थी। राजेंद्र प्रथम ने पाल शासक महीपाल को पराजित किया और गंगे कोंडचोल की उपाधि धारण की। इसने अपने शासन के 5वें वर्ष में महेंद्र पंचम को पराजित किया और संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था। इसके अलावा राजेंद्र प्रथम ने चूल व पांड्य राजाओं को पराजित किया। पांड्य राजाओं को पराजित करने के बाद इसने अपने पुत्र राजाधिराज को पांड्य प्रदेश का शासक बनाया और उसे चोल पांड्य की उपाधि दी थी। इसने श्री विजय साम्राज्य के कुलुटुंग बर्मन को पराजित किया था। राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय साम्राज्य के कुलुटुंग बर्मन को पराजित किया और वहां के मलाया की, जावा और सुमात्रा पर विजय प्राप्त की और वहां अधिकार कर लिया। राजेंद्र प्रथम ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था। इसने गंगई कुंड चूलपुरम नगर की स्थापना की और चूल गंगम नामक एक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। इसने वैदिक साहित्य के लिए महाविद्यालय का निर्माण करवाया। राजेंद्र प्रथम के बाद राजाधिराज प्रथम शासक हुए, जिनका शासनकाल 1044 से 1052 ईस्वी के मध्य में था। यह राजेंद्र प्रथम के पुत्र थे। इन्होंने चोल, श्रीलंका व पांड्य राजाओं के संघ को नष्ट किया था। इन्होंने कल्याणी के चालुक्य पर विजय प्राप्त की थी और विजय के बाद विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की। इसके साथ ही एक अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। लेकिन बाद में कल्याणी के चालुक्यों से इनका पुनः संघर्ष होता है और कल्याणी के चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम कोपम के युद्ध में राजाधिराज को पराजित कर देते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। इसके बाद राजेंद्र द्वितीय शासक हुए। यह राजाधिराज प्रथम के छोटे भाई थे। इन्होंने चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम के साथ कूजम संगमम का युद्ध लड़ा था। इस युद्ध में राजेंद्र द्वितीय जीत जाते हैं, जबकि सोमेश्वर प्रथम की पराजय होती है और इस युद्ध का नाम क्या था? कूजम संगमम का युद्ध। इस हार से परेशान होकर सोमेश्वर प्रथम ने तुंगभद्रा नदी में आत्महत्या कर ली और राजेंद्र द्वितीय ने विजय के बाद कोल्हापुर में एक जय स्तंभ का निर्माण करवाया था और विजय के बाद इन्होंने बांझ प्राकेशरी की उपाधि धारण की थी। यह सभी आपको कूजम संगमम के युद्ध के बाद में याद रखना है। इसके बाद भी राजेंद्र शासक हुए, जिनका शासनकाल 1062 से 1067 ईस्वी की मध्य में था। यह राजेंद्र द्वितीय के छोटे भाई थे। उन्होंने राजकेशरी की उपाधि धारण की थी। इनका युद्ध कल्याणी के चालुक्य शासक सोमेश्वर द्वितीय के साथ होता है, जिस युद्ध में वीर राजेंद्र जीत जाते हैं, जबकि सोमेश्वर द्वितीय हार जाते हैं। विजय के बाद इन्होंने भी एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। आगे चलकर कल्याणी के चालुक्य शासक सोमेश्वर द्वितीय के भाई विक्रमादित्य छठम के साथ यह अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं। कौन? वीर राजेंद्र अपनी पुत्री का विवाह विक्रमादित्य छठम के साथ कर देते हैं, जो कि सोमेश्वर द्वितीय के छोटे भाई थे। इसके बाद अधिराजेंद्र शासक हुए, जिनका शासनकाल 1067 से 1070 ईस्वी के मध्य में था। अधिराजेंद्र को विजयालय के द्वारा स्थापित चूल साम्राज्य का अंतिम शासक माना जाता है। इनकी जन विद्रोह में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद चूल चालुक्य वंश का उदय होता है। यह कैसे हुआ था? पूर्वी चालुक्य की रानी मधुरांगिका और चूलों के शासक राजेंद्र द्वितीय के विवाह के उपरांत चूल चालुक्य वंश का उदय हुआ था। यह चूल चालुक्य वंश के शासक चूल चालुक्य वंश का प्रथम शासक कुलोत्तुंग प्रथम माना जाता है। इसके बाद विक्रम चूल, कुलोत्तुंग द्वितीय, राजराजा द्वितीय, राजाधिराज द्वितीय, कुलोत्तुंग तृतीय, राजाधिराज तृतीय और राजेंद्र तृतीय शासक हुए। इन सभी के बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। कुलोत्तुंग प्रथम का शासनकाल 1070 से 1120 ईस्वी के मध्य में था। कुलोत्तुंग प्रथम की माता का नाम अमंगा देवी था, जो चूल वंश की थी, जबकि पिता का नाम राजराज नरेंद्र था, जो कि वेंगी के चालुक्य वंश के शासक थे। कुलोत्तुंग प्रथम ने कटिकंद चूल और मलय कुंड चूलन की उपाधि धारण की थी। इनकी दरबारी कवि का नाम जयंगुदर था, जिन्होंने कलिंग तुकपर्णी ग्रंथ की रचना की थी। कुलोत्तुंग प्रथम ने कलचुरी राजा यशकंग और कलिंग राजा अनंतवर्मन को पराजित किया था। कुलोत्तुंग प्रथम ने यशकंग और कलिंग राजा अनंतवर्मन को पराजित किया था। इन्होंने एक दूत मंडल भी चीन भेजा था और भू राजस्व निर्धारण हेतु इन्होंने भूमि सर्वेक्षण करवाया था। इन्होंने चुंगियों व तटों करों को समाप्त कर दिया था और इस कर को समाप्त करने के बाद सुगमंत की उपाधि धारण की थी। इन्हीं के समय में श्रीलंका के राजा विजय बाहु ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। इसके बाद विक्रम चूल शासक हुए, जिनका शासनकाल 1120 से 1133 ईस्वी के मध्य में था। यह कुलोत्तुंग प्रथम के उत्तराधिकारी थे। इन्होंने चिदंबरम में स्थित नटराज मंदिर का पुनर्द्वार करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि विक्रम चोल ने गोविंदपुरम मंदिर में स्थित वैष्णव मूर्ति को समुद्र में फंकवा दिया था। इस कारण इन्हें त्याग समुद्र की उपाधि मिली थी। इसके बाद कुलोत्तुंग द्वितीय शासक हुए, जो कि विक्रम चोल के पुत्र थे। कहीं कहीं ऐसा भी लिखा है कि कुलोत्तुंग द्वितीय ने उस मूर्ति को समुद्र में फंकवाया था। यह भी आपको याद रखना है।
इसके बाद राजा द्वितीय शासक हुए, जिनका शासनकाल 1150 से 1173 ईस्वी की मध्य में था। इनके समय में चारों ओर शक्तिशाली सामंत का उदय हुआ था। राजा द्वितीय के बाद राजाधिराज द्वितीय शासक हुए, जिनका शासनकाल 1173 से 1182 ईस्वी की मध्य में था। इन्हीं के समय में पांड्य शासक कुलशेखर और वीर पांड्य के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, जिसमें राजाधिराज द्वितीय वीर पांड्य का साथ देते हैं। आगे चलकर पांड्य वंश के शासक वीर पांड्य बन जाते हैं। इसके बाद कुलोत्तुंग तृतीय शासक हुए, जिनका शासनकाल 1182 से 1216 ईस्वी की मध्य में था। यह चूल वंश के अंतिम महान शासक थे। इन्हें पांड्य शासक वीर पांड्य को पराजित किया था। इन्होंने पांड्य शासक वीर पांड्य को पराजित किया, लेकिन आगे चलकर पांड्य शासक जटावर्मन कुलशेखर ने इन्हें बुरी तरह पराजित कर दिया। कुलोत्तुंग तृतीय के बाद राजाधिराज तृतीय शासक हुए, जिनका शासनकाल 1216 से 1250 ईस्वी की मध्य में था। यह एक कमजोर व अयोग्य शासक थे। पांड्य शासक सुंदर ने इन्हें बंदी बना लिया। इसके बाद राजेंद्र तृतीय शासक हुए, जिनका शासनकाल 1250 से 1279 ईस्वी की मध्य में था। यह चूल वंश के अंतिम शासक थे। इसके बाद चूल राज्य का विलय पांड्य राज्य में हो जाता है। अब हम चूलकालीन शासन व उस चूलकाल में हुए प्रमुख युद्धों के बारे में पढ़ेंगे। चूलकालीन शासन में हम चूलकालीन भूमि, कर, प्रशासन, उस समय की महत्वपूर्ण सभाएं और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को जानेंगे। चूलकाल में भूमि के अनेक प्रकार होते थे। जैसे राजा के स्वामित्व में रहने वाली भूमि प्रभु मान्यम कहलाती थी। ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहते थे। गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को वैलनबाई कहा जाता था और उस समय ब्राह्मणों को दी जाने वाली करमुक्त भूमि को चतुर्वेद मंगलम कहा जाता था। चूल काल में मंदिरों को दान में दी गई भूमि को देवदान और विद्यालय की रख रखाव की भूमि को सालाभोग कहा जाता था। इसके अलावा जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को पल्ली चंदम कहा जाता था। यह थे चूलकालीन भूमि के प्रकार। अब हम चूलकालीन कर को देखेंगे। उस समय राजस्व कर को आयाम, सुपारी कर को कड़मई, गृह कर को मनैयर, व्यापारिक कर को कड़ैयर, लगान कर को कुदनी, द्वार कर को वासालीतरम और नर पशुधन कर को किरापसु कहा जाता था। चूलकालीन प्रशासन। चूलकाल सदा राजा के पास रहने वाले अधिकारी को उस समय उदयनकुटन कहा जाता था। जो सदा राजा के पास अधिकारी रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था? उदयनकुटन। चूल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च अधिकारी को पेरुंदरम और निम्न अधिकारी को सिरिंदरम कहा जाता था। संपूर्ण चूल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभाजित था। संपूर्ण चूल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? 6 प्रांतों में। और प्रांतों को मंडलम भी कहा जाता था। मंडलम कोट्टम में विभाजित था और कोट्टम नाडु में विभाजित था और नाडु कुर्मई में विभाजित था। अब हम चूलकालीन सभाओं के बारे में पढ़ेंगे। चूल शासन की मुख्य विशेषता स्थानीय प्रशासन थी और इस प्रशासन में सभाएं आयोजित होती थी। जैसे नाडु की स्थानीय सभा को नाटूर, नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहते थे। अग्रहारों व ब्राह्मणों की सभा जो होती थी उसे महासभा कहा जाता था और इसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। व्यापारियों की सभा को नगरम और सर्वसाधारण लोगों की सभा को और कहा जाता था। इसके अलावा चूल साम्राज्य से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य उनको भी देख लेते हैं। जैसे तमिल साहित्य का त्रिरत्न किसे कहा जाता है? तमिल साहित्य का त्रिरत्न कंबन, पुगलेंदी और ओदुकुट्टन को कहा जाता है। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न हैं पंप, पोन और रन। चूल काल में सोने के सिक्कों को कलंजू कहा जाता था और चूल काल में सबसे संगठित अंग इनकी पदाति सेना हुआ करती थी, अर्थात पैदल सेना। चूल काल में भूमिकर 1/3 होता था। चूल काल में भूमिकर कितना होता था? 1/3। जो गांव में कार्य समिति के सदस्य वेतनभोगी सदस्य होते थे उन्हें मध्यस्थ कहा जाता था। चूल काल में गांव में कार्य समिति के वेतनभोगी सदस्य को मध्यस्थ कहा जाता था। और उस समय बहुत बड़ा गांव जो इकाई के रूप में शासित था वह तलियर था। उस समय सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम था। चूलकालीन कांस्य प्रतिमा संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में मानी जाती है, जिसे नटराज प्रतिमा के रूप में भी जाना जाता है। चूल काल में सड़कों की देखभाल भगवान समिति करती थी और इस काल में वस्तुओं का आदान प्रदान करने का मुख्य आधार धन था। अब हम चूलकालीन युद्ध के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे मणिमंगलम का युद्ध नरसिंहवर्मन प्रथम के बीच और पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुआ था, जिसमें नरसिंहवर्मन प्रथम जीत जाते हैं। कोकम का युद्ध राजाधिराज और सोमेश्वर प्रथम के बीच होता है, जिसमें राजाधिराज पहले हार जाते हैं। फिर उसके बाद कोकम का युद्ध फिर होता है जो राजेंद्र द्वितीय और सोमेश्वर द्वितीय के बीच होता है, जिसमें राजेंद्र द्वितीय जीत जाते हैं। कुदल संगमम का युद्ध राजेंद्र द्वितीय और सोमेश्वर प्रथम के बीच होता है। कुदल संगमम का पहला युद्ध किसके बीच होता है? राजेंद्र द्वितीय और सोमेश्वर प्रथम के बीच, जिसमें राजेंद्र द्वितीय जीत जाते हैं। कुदल संगमम का द्वितीय युद्ध चूल शासक वीर राजेंद्र और कल्याणी के चालुक्य शासक सोमेश्वर द्वितीय के बीच हुआ था, जिसमें वीर राजेंद्र जीत जाते हैं। बेलूर का युद्ध चूल शासक परांतक प्रथम और पान शासक राज सिंह द्वितीय के बीच हुआ था, जिसमें परांतक द्वितीय जीत जाते हैं। तत्कूलम का प्रथम युद्ध राजपूत शासक कृष्ण द्वितीय और परांतक प्रथम के बीच हुआ था, जिसमें कृष्ण द्वितीय जीत जाते हैं। इसके बाद तत्कूलम का द्वितीय युद्ध पांड्य शासक वीरपांड्य और चूल शासक गंगादार गणरादित्य के बीच हुआ था, जिसमें वीरपांड्य जीत जाते हैं। इसके बाद चैलूर का युद्ध हुआ था, यह परांतक द्वितीय और बींजपान के बीच हुआ था, जिसमें परांतक द्वितीय जीत जाते हैं। वातापी के चालुक्यों का कार्यकाल 500 से 753 ईस्वी के मध्य था। यह चालुक्यों की प्राचीनतम शाखा थी। और वातापी कहाँ है? वातापी कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। और जो वातापी के शासक हुए थे यह प्रारंभ में कदम शासकों के अधीन शासन कर रहे थे।
वातापी के चालुक्यों की स्थापना जयसिंह ने 6वीं शताब्दी में की थी और इन्होंने वातापी को अपनी राजधानी बनाया था। इस वंश के शासक मुख्यतः सनातक व जैन धर्म के अनुयायी हुए हैं। वातापी के चालुक्यों का राजकीय चिन्ह वराह था, जो कि विष्णु का अवतार माना जाता है। इस वंश के बारे में हमें जानकारी उनके ग्रंथ व अभिलेख से मिलती है। वातापी के चालुक्यों के बारे में हमें जानकारी गदायुद्ध ग्रंथ, विक्रमांक अद्वितीय ग्रंथ से मिलती है। इसके अलावा हमें इस वंश के बारे में जानकारी महाकूट स्तंभलेख, वातापी अभिलेख और ऐहोल अभिलेख से मिलती है। गदायुद्ध ग्रंथ की रचना कन्नड़ कवि रन्ना ने, विक्रमांक अद्वितीय ग्रंथ की रचना सोमेश्वर ने की थी, जबकि महाकूट स्तंभलेख की रचना मंगलेश ने, वातापी अभिलेख की रचना पुलकेशन ने और ऐहोल अभिलेख की रचना पुलकेशन द्वितीय ने की थी। महाकूट स्तंभलेख हमें कर्नाटक के बागलकोट जिले से मिला था। वातापी अभिलेख कर्नाटक के बीजापुर जिले से और ऐहोल अभिलेख कर्नाटक के बीजापुर जिले से प्राप्त हुआ था। इन सभी से हमें वातापी के चालुक्यों के बारे में जानकारी मिलती है। यह है वातापी के चालुक्य वंश के शासक। इस वंश का प्रथम शासक जयसिंह था। जयसिंह के बाद रणराग, पुलकेशन प्रथम, कीर्तिवर्मन, मंगलेश, पुलकेशन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम, विजयादित्य, विक्रमादित्य द्वितीय और कीर्तिवर्मन शासक हुए। इन सभी के बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जयसिंह के बारे में पढ़ेंगे, जिसका शासनकाल 500 से 520 ईस्वी के मध्य में था। यह वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक था। इसके पिता का नाम सत्याश्रय था। जयसिंह ने अपनी राजधानी वातापी को बनाया था, जो कि कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। जयसिंह का उल्लेख महाकूट स्तंभलेख में किया गया है और जयसिंह ने वल्लभ, श्री वल्लभ, बलवेंद्र की उपाधि धारण की थी। इसके बाद रणराग शासक बनता है। यह जयसिंह का पुत्र और उत्तराधिकारी था। रणराग का उल्लेख ऐहोल व यवुर अभिलेख में मिलता है। इनके अभिलेख में ऐसा बताया गया है कि जयसिंह और रणराग कदम शासकों के यहाँ सामंत हुआ करते थे। इसके बाद पुलकेशन प्रथम शासक बनता है, जिसका शासनकाल 543 से 566 ईस्वी के मध्य में था। यह वातापी के चालुक्यों का वास्तविक संस्थापक था। पुलकेशन का अर्थ होता है महान सिंह। पुलकेशन ने 1700 रणविक्रम श्री वल्लभ की उपाधि धारण की थी और इसका विवाह बकपुर वंशीय रानी दुर्लभा देवी से हुआ था। पुलकेशन प्रथम ने वातापी के दुर्ग का निर्माण किया था। पुलकेशन प्रथम ने वातापी के दुर्ग का निर्माण किया था और इसने वातापी के बल्लवेश्वर में शिलालेख का निर्माण किया था। पुलकेशन ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 वाजपेयी यज्ञ का भी आयोजन किया था। इसके बाद कीर्तिवर्मन प्रथम शासक बनता है, जिसका शासनकाल 566 से 597 ईस्वी के मध्य में था। कीर्तिवर्मन प्रथम को चिपलुन अभिलेख में वातापी का वास्तविक निर्माता बताया गया है। कीर्तिवर्मन प्रथम ने सत्याश्रय महाराज और पुरु रण पराक्रम की उपाधि धारण की थी और इसने वनवासी के कदम और कुकर के मोड़ पर विजय प्राप्त की थी। कीर्तिवर्मन प्रथम का उल्लेख महाकूट स्तंभलेख और ऐहोल लेख में किया गया है। जब कीर्तिवर्मन प्रथम की मृत्यु होती है तो इसके 3 पुत्र नाबालिग थे। इस कारण इसका भाई मंगलेश शासक बनता है। कीर्तिवर्मन के बाद उसका भाई मंगलेश शासक बनता है। मंगलेश का शासनकाल 597 से 610 ईस्वी के मध्य में था। मंगलेश ने महाराज और परम भागवत की उपाधि धारण की थी। वैष्णव धर्म का अनुयायी होने के कारण मंगलेश ने परम भागवत की उपाधि धारण की। मंगलेश के लेख में इसे मंगलापति, मंगलाज और रण विक्रम की उपाधि मिली है। मंगलेश ने न्यूनेर दानपत्र लेख और महाकूट लेख का निर्माण करवाया था। इसने वातापी के गुहा मंदिर को भी पूर्ण करवाया था। मंगलेश ने कलचुरी शासक बुद्धराज पर आक्रमण किया और उस पर विजय प्राप्त की थी। इसने कोकण क्षेत्र की राजधानी रेवती द्वीप को अधिकार में कर लिया था और इसने कदम्बों का अंतिम रूप से उन्मूलन कर दिया था। इसके बाद पुलकेशन द्वितीय शासक बनता है, जो कि कीर्तिवर्मन का बड़ा पुत्र था। यह अपने चाचा मंगलेश की हत्या का शासक बना था। पुलकेशन द्वितीय ने महाराज दक्षिणापतेश्वर की उपाधि धारण की थी और इसी ने ऐहोल अभिलेख का निर्माण करवाया था, जिसके लेखक रवि कीर्ति थे। ऐहोल अभिलेख के लेखक कौन थे? रवि कीर्ति। इस अभिलेख में बताया गया है कि वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के बीच युद्ध होता है, जिसमें पुलकेशन द्वितीय जीत जाता है और जीतने के बाद परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। पुलकेशन द्वितीय ने पूर्वी क्षेत्र को जीतकर वहां का शासक अपने भाई विष्णुवर्धन को बनाया था और विष्णुवर्धन ने ही बेंगी के चालुक्य की स्थापना की थी। बेंगी के चालुक्यों को हम इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे। पुलकेशन द्वितीय के समय चीनी यात्री हेनसोंग आया था। इसके दरबार में ईरानी शासक खुसरो परवेज ने तबरेज नामक एक राजदूत भेजा था। इसका चित्रण वातापी की गुहा चित्रों में मिलता है। तबरेज का चित्रण वातापी की गुहा चित्रों में मिलता है। इसी के समय में पल्लव चालुक्य संघर्ष प्रारंभ हुआ था। पुलकेशन द्वितीय के काल में ही पल्लव चालुक्य संघर्ष प्रारंभ हुआ था। पुलकेशन द्वितीय चालुक्य वंशीय शासक पल्लव शासक महेंद्र वर्मन पर आक्रमण करता है। इस युद्ध में पुलकेशन द्वितीय जीत जाता है और इस आक्रमण के उपरांत यह पल्लवों के उत्तरी क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। फिर इसके बाद पुलकेशन द्वितीय और पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के बीच युद्ध होता है, जिसमें नरसिंह वर्मन जीत जाता है, जबकि पुलकेशन द्वितीय की हार होती है। नरसिंह वर्मन वातापी पर अधिकार कर लेता है और वातापी कोट की उपाधि धारण करता है। पुलकेशन द्वितीय के बाद विक्रमादित्य प्रथम शासक हुआ, जिसका शासनकाल 642 से 680 ईस्वी के मध्य में था। 13 वर्षों की राजनीतिक व्यवधान के बाद शासक विक्रमादित्य प्रथम 655 ईस्वी में गंग नरेश की सहायता से राजा बनता है। इसने अपने भाई जयसिंह को लाट ककबल्लभ बनाया था और विक्रमादित्य ने सत्याश्रय, परम भट्टारक और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य के बाद विनयादित्य शासक बनता है। यह विक्रमादित्य प्रथम का पुत्र था और इसने युद्धमल महाराजा विराज की उपाधि धारण की थी।
विनयादित्य ने मालवा की विजय की थी और विजय के बाद सकल उत्तर पटनाथ की उपाधि धारण की थी। विनयादित्य को गदायुद्ध ग्रंथ में दुधर्मल कहा गया था, जिसकी रचना कवि रन्ना ने की थी। विनयादित्य के बाद विजयादित्य शासक बनता है, जिसका शासनकाल 669 से 733 ईस्वी के मध्य में था। यह विनयादित्य का पुत्र था। इसका शासनकाल पूर्णतः शांतिपूर्ण था। इसने परमभट्टारक और समस्त भुवनाश्चर्य की उपाधि धारण की थी। कांची पर आक्रमण कर इसने पल्लव शासक परमेश्वर वर्मन को पराजित किया था। विजयादित्य ने पल्लव शासक परमेश्वर वर्मन को पराजित किया था। विजयादित्य ने पटकल में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया और इसकी बहन महालक्ष्मी ने पटकल में ही लक्ष्मीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। विजयादित्य के बाद विक्रमादित्य द्वितीय शासक हुआ। विक्रमादित्य द्वितीय के समय में दक्कन में अरबों का आक्रमण होता है। इस आक्रमण में इसकी भतीजी पुलकेशी ने विजय प्राप्त की थी और विजय के बाद विक्रमादित्य द्वितीय ने इसे अवनी जनाश्रय की उपाधि दी थी। इसने गंग राजा श्रीगुप्त की सहायता से पल्लव नरेश नंदीवर्मन को हराया था और कांचीन कुंठ की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य द्वितीय का विवाह लोक महादेवी और त्रिलोक देवी के साथ हुआ था। लोक महादेवी ने पट्टकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर और त्रिलोक देवी ने पट्टकल में त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। विक्रमादित्य द्वितीय के बाद कीर्तिवर्मन द्वितीय शासक हुआ, जिसका शासनकाल 745 से 753 ईस्वी के मध्य में था। यह विक्रमादित्य द्वितीय और त्रिलोक देवी का पुत्र था। इसके अभिलेख कर्नाटक की वकलेरी और कर्नाटक की पट्टकल से प्राप्त हुए थे। जो कर्नाटक की पट्टकल से प्राप्त अभिलेख था, इसमें इसकी माता का नाम मिलता है। कीर्तिवर्मन द्वितीय वेंगी वातापी के चालकों का अंतिम शासक था। इसके बाद इसके सामंत दर्दी दुर्ग ने इसको परास्त कर एक नए वंश राजपूत वंश की नींव डाली थी। ऐसा उल्लेख एलोरा लेख में मिलता है। इस प्रकार वातापी के चालकों का पतन होता है और उस स्थान पर राजपूत वंश का उदय होता है। वातापी के चालुक्यों से ही वेंगी के चालुक्यों का उदय होता है। जब पुलकेशन द्वितीय शासन कर रहा था तो इसने अपने भाई विष्णुवर्धन को वेंगी का शासक बनाया था। अब हम वेंगी के चालुक्यों को पढ़ेंगे। वेंगी के चालुक्य का संस्थापक विष्णुवर्धन था, जो कि पुलकेशन द्वितीय का छोटा भाई था। वेंगी के चालुक्यों की अनेक राजधानी थी, जैसे पृष्ठपुर, वेंगी, राजमहेंद्री। सबसे प्रारंभिक राजधानी पृष्ठपुर, फिर उसके बाद वेंगरी और फिर उसके बाद राजमहेंद्री राजधानी बनती है। पृष्ठपुर का आधुनिक नाम पीठापुरम है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। और वेंगी कहाँ है? वेंगी आंध्र प्रदेश की गोदावरी जिले के एलूर शहर में स्थित है। इस वंश के बारे में हमें जानकारी अवंती सुंदरी कथा, किराता अर्जुनियम ग्रंथ, पृष्ठपुर लेख और सतारा दानपत्र लेख से मिलती है। अवंती सुंदरी कथा की रचना कवि रंजी ने की थी, लेकिन कुछ इतिहासकारों में इसमें मतभेद है। किराता अर्जुनियम की रचना कवि भारती ने की थी। पृष्ठपुर लेख की रचना पृष्ठपुर लेख हमें कहाँ से प्राप्त हुआ था? आंध्र प्रदेश के पीथमपुर से। और सतारा दानपत्र लेख में बताया गया है कि पुलकेशन द्वितीय के द्वारा युवराज बनाने का उल्लेख किया गया है। यह है वेंगी के चालुक्य शासक। वेंगी के चालुक्यों की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। फिर उसके बाद जयसिंह शासक हुआ। फिर उसके बाद महत्वपूर्ण शासक विनयादित्य था और इस वंश का अंतिम शासक विजयादित्य को माना जाता है। सबसे पहले हम विष्णुवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। यह वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक था और जब यह शासक बना था तो इसने विजय सिद्धि की उपाधि धारण की थी। विष्णुवर्धन की रानी अय्यणा ने बेजबाड़ा में अपार धन दान किया था। विष्णुवर्धन को अभिलेख में कुब्ज विष्णुवर्धन भी कहा गया है और इसी सतारा लेख में युवराज और पृथ्वी विद्या शासक कहा गया है। विष्णुवर्धन के बाद जयसिंह शासक हुआ। यह विष्णुवर्धन का पुत्र था। जयसिंह ने पृथ्वी बल्लभ, महाराज, सर्वसिद्धि, पृथ्वी जयसिंह की उपाधि धारण की थी। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण शासक विजयादित्य द्वितीय था और इस वंश का अंतिम शासक विजयादित्य सप्तम को माना जाता है। अब हम कल्याणी के चालुक्यों को पढ़ेंगे। जब राष्ट्रकूटों का पतन हो जाता है तो उस स्थान के आसपास कल्याणी के चालुक्यों का उदय होता है। कल्याणी का चालुक्य वंश। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी, जो इस वंश के शासक थे। यह प्रारंभ में राष्ट्रकूट के यहाँ सामंत थे। तैलप द्वितीय से पहले हमें कीर्तिवर्मा तृतीय, तैलप प्रथम, विक्रमादित्य तृतीय, भीमराज अय्यर प्रथम, विक्रमादित्य चतुर्थ का नाम मिलता है। कल्याणी के चालुक्य वंश की राजधानी मानकेत थी। इसे मालखेड़ा भी कहा जाता है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। और इस वंश के शासकों का मूल निवास स्थान कन्नड़ या केरल था और इस वंश का राजकीय चिन्ह वरा था। इस वंश के बारे में हमें जानकारी गदायुद्ध ग्रंथ, मिताक्षरा ग्रंथ, प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ, विक्रमांकदेव चरित्र ग्रंथ से मिलती है। इसके अलावा कुछ अभिलेख जैसे नीलकुंज अभिलेख, चिपलुन अभिलेख, कैथोल अभिलेख और तेरदुल अभिलेख से भी इस वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। यह है कल्याणी के चालुक्य वंश के शासक। कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक तैलप द्वितीय था। इसके बाद सत्याश्रय, विक्रमादित्य पंचम, जयसिंह द्वितीय, सोमेश्वर प्रथम, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य षष्ठम शासक हुए। उसके बाद सोमेश्वर तृतीय, जगदीमल्ल, तैलप तृतीय, जगदीमल्ल द्वितीय और सोमेश्वर चतुर्थ शासक हुए। सबसे पहले हम तैलप द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। इसका शासनकाल 973 से 997 ईस्वी के मध्य में था। तैलप द्वितीय का से पूर्व का इतिहास हमें नीलकुंज अभिलेख में मिलता है। इसमें बताया गया है कि अय्यर प्रथम और कृष्ण तृतीय की पुत्री का विवाह होता है, जिनसे विक्रमादित्य चतुर्थ का जन्म होता है। और विक्रमादित्य चतुर्थ का विवाह कलचुरी राजा लक्ष्मण सेन की पुत्री बोधा देवी से हुआ था और बोधा देवी का पुत्र ही तैलप द्वितीय था। तैलप द्वितीय ने अश्वमल की उपाधि धारण की थी। इसने अपनी राजधानी मानखेत को बनाया था। तैलप द्वितीय ने राजपूत राजा कर्क द्वितीय को हराकर अपनी राजधानी मानखेत को बनाया था।
टेलप द्वितीय के दरबारी कवि प्रबंध चिंतामणि थे। टेलप द्वितीय के दरबारी कवि मेरुतुंग थे, जिन्होंने प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ की रचना की थी। टेलप द्वितीय के बाद 17 शासक बनते हैं। इन्होंने शिलाहार वंशी अपराजित और गुर्जर नरेश चामुंडराय को पराजित किया था। इनका मुख्य शत्रु राजराजा प्रथम था और इन्होंने ही त्रिपुलम अभिलेख का निर्माण कराया था, जो कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी से प्राप्त हुआ था। इसके बाद विक्रमादित्य पंचम शासक हुए। सत्यसराय का कोई पुत्र नहीं था, अतः उनका भतीजा अर्थात 10 वर्मा का पुत्र विक्रमादित्य पंचम शासक हुआ। इन्होंने केतन लेख का निर्माण करवाया था। इस लेख में विक्रमादित्य पंचम को यशस्वी व दानशील शासक बताया गया है। इसके बाद जयसिंह द्वितीय शासक हुए। यह विक्रमादित्य पंचम के शासक थे। इन्होंने मालवा शासक भोज से युद्ध किया और लाद व कोंकण पर अधिकार कर लिया। इन्होंने चूल शासक राजेंद्र प्रथम से भी युद्ध किया था। राजेंद्र प्रथम और जयसिंह द्वितीय के बीच मास्की का युद्ध होता है, जिसमें राजेंद्र प्रथम जीत जाते हैं। जयसिंह के बाद सोमेश्वर प्रथम शासक हुए। सोमेश्वर प्रथम ने अपनी राजधानी कल्याणी को बनाया था। नादिर लेख में सोमेश्वर प्रथम को मगध, कलिंग और अंगराज का विजेता बताया गया है। सोमेश्वर प्रथम का युद्ध चूल शासक राजराजा प्रथम के साथ होता है, जिसमें राजराजा जीत जाते हैं और सोमेश्वर प्रथम अपनी हार सहन नहीं कर पाते हैं और तुंगभद्रा नदी में आत्महत्या कर लेते हैं। इसके बाद सोमेश्वर द्वितीय शासक होते हैं। सोमेश्वर द्वितीय का युद्ध चूल शासक राजेंद्र प्रथम से होता है, लेकिन सोमेश्वर द्वितीय के जो भाई रहते हैं विक्रमादित्य षष्ठम, यह राजेंद्र प्रथम से संधि कर लेते हैं और संधि के तहत राजेंद्र प्रथम अपनी पुत्री का विवाह विक्रमादित्य षष्ठम के साथ कर देते हैं, जो कि सोमेश्वर द्वितीय के भाई थे। विक्रमादित्य षष्ठम आगे चलकर सोमेश्वर द्वितीय को बंदी बनाकर कारागृह में डाल देते हैं। इसके बाद विक्रमादित्य षष्ठम शासक बनते हैं। इनके समय में इन्होंने चालुक्य विक्रम संवत प्रारंभ किया था और इनके समय में चूल चालुक्य संघर्ष समाप्त रहा था, क्योंकि यह चूलों के दामाद थे। विक्रमादित्य षष्ठम की दरबारी कवि विज्ञानेश्वर और विधान थे। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा ग्रंथ और विधान ने विक्रमांक देव चरित्र ग्रंथ की रचना की थी। विक्रमादित्य षष्ठम ने विक्रमपुर नगर की स्थापना की थी और इसमें एक विष्णु मंदिर और झील का निर्माण करवाया था। इसके बाद सोमेश्वर द्वितीय शासक हुए। इन्होंने भूलोक और त्रिभुवन मल्ल की उपाधि धारण की थी और इन्होंने चूलों की सेना को भी परास्त किया था। इसके बाद जगदीमल्ल टेलप तृतीय और जगदीमल्ल तृतीय शासक बनते हैं, लेकिन यह इतने महत्वपूर्ण शासक नहीं थे। इसके बाद सोमेश्वर तक्षक शासक बनते हैं। यह थोड़े शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने कोइसल व कलचुरी का उन्मूलन किया था और कलचुरी कुल निर्मूलता की उपाधि धारण की थी। इनके समय में चतुर्दिक विद्रोह होने लगे थे और इन्हें इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है। कटक राजवंश। इस वंश की स्थापना बिंद शक्ति ने 255 ईस्वी में की थी। इसका उल्लेख अजंता लेख में किया गया है। अजंता लेख में बताया गया है कि बिंद शक्ति ने 255 ईस्वी में वाकाटक राजवंश की नींव डाली थी। वाकाटक राजवंश की राजधानी नंदीवर्धन या नागावर्धन थी और यह स्थान वर्तमान में महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित है। इस राजवंश के शासक ब्राह्मण जाति के थे और यह शैव व वैष्णव धर्म के अनुयायी हुए थे। इस राजवंश का उल्लेख वायुपुराण और अजंता लेख में भी किया गया है। वाकाटक राजवंश का उल्लेख वायुपुराण और अजंता लेख में किया गया है। अजंता की गुफा संख्या 9 और 10 इस राजवंश से संबंधित है। वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी में बिंद शक्ति ने की थी। इस वंश की राजधानी नंदीवर्धन या नागावर्धन थी, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित है। इस राजवंश के शासक ब्राह्मण जाति के थे और यह शैव व वैष्णव धर्म के अनुयायी हुए थे। वाकाटक राजवंश का उल्लेख वायुपुराण और अजंता लेख में मिलता है। सातवाहन वंश के पतन के बाद और चालुक्यों के उदय के पूर्व दक्षिण में वाकाटक राजवंश का उदय हुआ था। सातवाहन वंश के पतन के बाद और चालुक्यों के उदय के पूर्व दक्षिण में वाकाटक राजवंश का उदय हुआ। वाकाटक शासकों ने ब्राह्मणों को अत्यधिक भूमि अनुदान में दी थी। इसका प्रमाण इनके जारी किए गए ताम्रलेख में मिलता है। इनके ताम्रलेख में बताया गया है कि वाकाटक शासकों ने ब्राह्मणों को अत्यधिक भूमि अनुदान में दी थी। सांस्कृतिक दृष्टि से इन्हें वैदिक धर्म को दक्षिण भारत में बढ़ाने का श्रेय जाता है, अतः इनकी तुलना इंद्र व विष्णु से की गई है। इनका विस्तार मुख्यतः उत्तरी महाराष्ट्र से बरार तक फैला हुआ था। वाकाटक राजवंश उत्तरी महाराष्ट्र से बरार या विदर्भ तक फैला हुआ था। यह है वाकाटक राजवंश। वाकाटक राजवंश मुख्यतः महाराष्ट्र क्षेत्र में फैला हुआ था। यह राजवंश सातवाहन वंश के पतन के बाद उदय होता है और चालुक्यों के पूर्व की समय तक शासन करता है। यह है वाकाटक वंश के शासक। वाकाटक वंश का प्रथम शासक बिंद शक्ति हुआ। बिंद शक्ति के बाद प्रवरसेन, रुद्रसेन प्रथम, पृथ्वीसेन प्रथम, रुद्रसेन द्वितीय, प्रभावती गुप्त, प्रवरसेन द्वितीय, नरेंद्र सेन और पृथ्वीसेन द्वितीय शासक हुए। इस वंश का अंतिम शासक पृथ्वीसेन द्वितीय माना जाता है। इन सभी शासकों के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे। बिंद शक्ति, इसका शासनकाल 255 से 275 ईस्वी के मध्य में था। इसका वास्तविक नाम विरुद्ध था और अजंता लेख में इसका नाम वंश केतु मिलता है। बिंद शक्ति का वास्तविक नाम विरुद्ध था और अजंता लेख में इसका नाम वंश केतु मिलता है। बिंद शक्ति प्रारंभ में सातवाहन वंश के अधीन मालवा के शासक थे। सातवाहन वंश के पतन के बाद बिंद शक्ति ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और संपूर्ण विंध्य पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। बिंद शक्ति प्रारंभ में सातवाहन वंश के अधीन मालवा के शासक हुए थे। सातवाहन वंश का जब पतन हो जाता है तो विंध्य शक्ति ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया और संपूर्ण विंध्य पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। विंध्य क्षेत्र को जीतने के बाद विरुद्ध ने विंध्य शक्ति की उपाधि धारण की थी। जब विरुद्ध विंध्य क्षेत्र को जीत जाता है उसके बाद विंध्य शक्ति की उपाधि धारण करता है। अजंता लेख में विंध्य शक्ति को इंद्र के समान बताया गया था। अजंता लेख में विंध्य शक्ति को इंद्र के समान बताया गया था।
विंध्य शक्ति के बाद प्रवरसेन शासक हुआ। इसका शासनकाल 275 से 335 ईस्वी के मध्य में था। यह विंध्य शक्ति का पुत्र था और वाकाटक वंश का यह वास्तविक संस्थापक माना जाता है। प्रवरसेन विंध्य शक्ति का पुत्र था और यह वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने 4 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ करवाया था, ऐसा वर्णन पुराणों में किया गया है। पुराणों के अनुसार प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ करवाया था। प्रवरसेन ने सबसे पहले सम्राट और महाराजा की उपाधि धारण की थी। यह वाकाटक वंश का एकमात्र शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। प्रवरसेन के पश्चात वाकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में विभक्त हो जाता है। एक शाखा होती है प्रधान शाखा और दूसरी शाखा होती है वासीय शाखा। प्रवरसेन के बाद जो भी राजा हुए यह प्रधान शाखा के राजा हुए थे। हम सबसे पहले प्रधान शाखा के राजाओं को पढ़ेंगे, फिर वासीय शाखाओं के राजा को पढ़ेंगे। अभी हम प्रधान शाखा के राजाओं को पढ़ रहे हैं। प्रवरसेन के बाद रुद्रसेन प्रथम शासक हुआ। इसका शासनकाल 335 से 360 ईस्वी के मध्य में था। यह प्रवरसेन के पुत्र थे और इनके पिता का नाम गौतमीपुत्र था। रुद्रसेन प्रथम प्रवरसेन के पौत्र थे और इनके पिता का नाम गौतमीपुत्र था। इसने गुप्त शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे और यह गुप्त शासक समुद्रगुप्त के समकालीन था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख में दक्षिण के जिन राज्यों का उल्लेख हुआ है उसमें वाकाटक वंश का नाम नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है नाम? क्योंकि रुद्रसेन प्रथम ने गुप्त शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे और यह समुद्रगुप्त का समकालीन हुआ था। समुद्रगुप्त ने जितनी भी विजय की है उसमें वाकाटक का नाम नहीं मिलता है। रुद्रसेन प्रथम महाभैरव का उपासक था। वाकाटक अभिलेख के अनुसार रुद्रसेन प्रथम महाभैरव का उपासक था और यह शैव धर्म का अनुयायी था। रुद्रसेन प्रथम के बाद पृथ्वीसेन प्रथम शासक हुआ। इसका शासनकाल 360 से 385 ईस्वी के मध्य में था। वाकाटक लेखों में पृथ्वीसेन प्रथम का आचरण महाभारत के युधिष्ठिर के समान बताया गया था। इसने अपने पुत्र रुद्रसेन द्वितीय का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त के साथ कर दिया था। पृथ्वीसेन प्रथम का एक पुत्र होता है रुद्रसेन द्वितीय। इसने अपने पुत्र का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त के साथ कर दिया था। इसका काल सामान्यतः शांति व समृद्धि का काल था। यह इसके काल में वाकाटक वंश की सीमा थी। वाकाटक वंश मुख्यतः दक्षिण में फैला हुआ था। इसके उत्तर में गुप्त साम्राज्य था। अब रुद्रसेन द्वितीय शासक बनता है। पृथ्वीसेन प्रथम के बाद रुद्रसेन द्वितीय शासक बनता है। इसका शासनकाल 385 से 390 ईस्वी के मध्य में था। यह केवल 5 वर्ष के लिए शासक बना था। इसके पिता का नाम पृथ्वीसेन प्रथम था और इसका विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त के साथ हुआ था। प्रभावती गुप्त का एक ताम्रलेख भी मिलता है जिसे हम पूर्ण ताम्रलेख के नाम से जानते हैं। यह प्रारंभ में बौद्ध धर्म का अनुयायी था लेकिन अपनी पत्नी प्रभावती गुप्त के प्रभाव में वैष्णव धर्म को अपना लिया था। रुद्रसेन द्वितीय के 2 पुत्र थे। रुद्रसेन द्वितीय के 2 पुत्र दामोदर सेन व दिवाकर सेन थे। यह काल वाकाटक व गुप्त संबंध का स्वर्णकाल रहा था। रुद्रसेन द्वितीय का काल वाकाटक और गुप्त संबंध का स्वर्णकाल माना जाता है। रुद्रसेन द्वितीय के बाद प्रभावती गुप्त शासिका बनती है। इनका शासनकाल 390 से 400 ईस्वी के मध्य माना जाता है। कहीं कहीं इनका शासनकाल 410 ईस्वी के मध्य लिखा हुआ है। जब यह शासिका बनी तो इनके पति की मृत्यु हो जाती है और इनके 2 पुत्र अल्पवयस्क थे। इसलिए प्रभावती गुप्त संरक्षिका के रूप में एक शासिका बनती है। यह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और इन्होंने पूर्ण ताम्रपत्र लेख का निर्माण करवाया था। प्रभावती गुप्त संरक्षिका के रूप में शासक बनी थी क्योंकि उनके दोनों पुत्र अल्पवयस्क थे। प्रभावती के संरक्षण काल में उनके ज्येष्ठ पुत्र दिवाकर सेन की मृत्यु हो जाती है। प्रभावती गुप्त के बाद प्रवरसेन द्वितीय शासक बनता है। इसका शासनकाल 400 से 440 ईस्वी के मध्य में था। इसका वास्तविक नाम दामोदर सेन था और यह प्रभावती गुप्त का छोटा पुत्र था। क्योंकि प्रभावती गुप्त के बड़े पुत्र की मृत्यु हो जाती है इस कारण दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से शासक बना था। इसने अपनी नई राजधानी प्रवरपुर को बनाई थी और इसकी पुरानी राजधानी नंदीवर्धन थी। प्रवरसेन द्वितीय अपनी नई राजधानी प्रवरपुर को बनाता है और इसकी पुरानी राजधानी कौन सी थी? नंदीवर्धन। प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृतिक काव्य सेतुबंधु की रचना की थी। प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंधु नामक ग्रंथ की रचना की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक इसकी राज्यसभा में निवास किया था और यही वैदर्भी शैली में मेघदूत की रचना की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय प्रवरसेन द्वितीय की नाना थे और इनके राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक इनकी राज्यसभा में निवास किया था और यहीं पर कालिदास ने वैदर्भी शैली में मेघदूत की रचना की थी। प्रवरसेन द्वितीय के बाद नरेंद्र सेन शासक हुआ। इसका शासनकाल 440 से 460 ईस्वी के मध्य में था। यह प्रवरसेन द्वितीय का पुत्र था। नरेंद्र सेन द्वितीय के काल में नर राजा भावदत्त बर्मन ने आक्रमण किया था। प्रारंभ में यह हार जाता है लेकिन बाद में यह जीत जाता है। इसके बाद पृथ्वीसेन द्वितीय शासक बना। इसका शासनकाल 460 से 480 ईस्वी के मध्य में था। यह नरेंद्र सेन का पुत्र था और इसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। बालाघाट अभिलेख के अनुसार पृथ्वीसेन द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। पृथ्वीसेन द्वितीय वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। इसके बाद उसका राज्य वासीय शाखा के हरिसेन के हाथों में चला गया था। पृथ्वीसेन द्वितीय वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक माना जाता है। इसके बाद उसका राज्य वासीय शाखा के हरिसेन के हाथों में चला गया था। अब हम वासीय शाखा के वाकाटक वंश के बारे में पढ़ेंगे। वासीय शाखा के वाकाटक वंश की स्थापना
सर्वसेन ने 330 ईस्वी में की थी और यह प्रवरसेन प्रथम का छोटा भाई था। सर्वसेन ने इस शाखा की स्थापना वत्सगुल नामक स्थान पर की थी और यह स्थान वर्तमान में महाराष्ट्र के अकोला जिले के बासिये में स्थित है। सर्वसेन के बाद बिंद शक्ति द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय और हरिसेन प्रमुख शासक हुए। हरिसेन इस शाखा का अंतिम शासक माना जाता है। वासिय शाखा की स्थापना सर्वसेन ने 330 ईस्वी में वत्सगुल नामक स्थान पर की थी और यह स्थान महाराष्ट्र के अकोला जिले में है। अब हम वाकाटक वंश के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको जानेंगे। वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे और यह शिव व विष्णु की अनन्य उपासक थी। वाकाटक नरेश ब्राह्मण जाति के माने जाते हैं और यह शिव व विष्णु के अनन्य उपासक थे। अजंता की 16 और 17वीं गुफा विहार का निर्माण और 19वीं गुहा चैत्र का निर्माण वाकाटकों के काल में हुआ था। अजंता में जो 16वीं और 17वीं गुफा में विहार है और 19वीं गुफा में चैत्र का निर्माण वाकाटकों के काल में हुआ था। इसी काल में प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंदी ग्रंथ और सर्वसेन ने हरिविजय ग्रंथ की रचना की थी। वाकाटक वंश के काल में प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंधु ग्रंथ और सर्वसेन ने हरविजय ग्रंथ की रचना की थी। प्रवरसेन द्वितीय के सामंत व्यागदेव ने नचना की मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रवरसेन द्वितीय के सामंत व्यागदेव द्वितीय ने नचना की मंदिर का निर्माण करवाया था। वाकाटक वंश के काल में ही संस्कृत की व्याक शैली का पूर्ण विकास हुआ था। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमें कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।